प्रतीक और मैं ना उस 3 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे। हम 2 फिल्में एक साथ कर चुके थे। मैं उन फिल्मों में एक्टिंग कोच था और प्रतीक एक्टर था। तो हम हमारी दोस्ती एक जान पहचान तो एक दूसरे के साथ थी कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आप एंजाइटी से गुजर रहे हो, आप करियर को लेके आपको एंजाइटी होती है, आपके आसपास के माहौल की वजह से आपको डिप्रेशन होता है। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन मैं शूट कर रहा होता हूँ, जिस दिन मैं सेट पे होता हूँ, मैं इन सारी चीजों से ऊपर हो जाता हूँ। नमस्कार, कौनो विद कृष्णांश के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और सिंगिंग, म्यूजिक, रैप इंडस्ट्री, उसके बाद में पॉलिटिक्स, फिर हिंदुइज्म, ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद अब हम टारगेट करने वाले हैं बॉलीवुड को। हमारे साथ हैं बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर अभिनेता हेमंत खेर सर। हेमंत खेर सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। लेकिन बॉलीवुड को टारगेट मत करो यार, बॉलीवुड को बहुत लोग टारगेट कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर, लास्ट टाइम 2020 में आपसे बात हुई थी। इंस्टाग्राम की लाइव में मैंने आपको कम से कम 6 बार ही रिक्वेस्ट भेजी थी, तब जाके आपके साथ में जो है मैं जुड़ पाया था। एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, आई थिंक, जहाँ पे मैंने मिमिक्री की थी आपके साथ में लाइव पे। तो अब यहाँ पर आप सर ऑलमोस्ट 3 साल बाद हम बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार। तब मैं इंस्टाग्राम लाइव किया करता था ताकि मैं अपने फैंस से, जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके साथ मैं बात कर सकूं, उस पर्पस से करता था। लेकिन फिर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया तो नहीं कर पाया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से उस चीज़ को शुरू करूं और इंटरेक्ट करता रहूं ताकि तुम जैसे प्यारे प्यारे लोग मुझे मिले। थैंक यू सर। एंड आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है सभी लोगों के लिए जो अपने आप को एक्सपोजर एक दिलाना चाहते हैं आपके थ्रू। सर, लाइमलाइट में रहना और जैसे इंटरव्यूज में बुलाया जाना आपको कैसा फील होता है? मतलब क्या एग्जॉस्टिंग होता है, क्या अच्छा लगता है, कैसा लगता है आपको? यार, लाइमलाइट में रहने से ज्यादा ना मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम की चर्चा हो, उस काम को लोग देखें, उस काम को पसंद करें। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंच पाऊँ। एक कलाकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आपको ना खाना खिला सकता है, ना आपको पैसे दे सकता है, ना आपकी जिंदगी को क्या कहते हैं कंफर्टेबल बना सकता है। लेकिन वो इतना कर सकता है कि आपके जीवन के कुछ पलों को एंटरटेनमेंट से भर दे। कुछ पल के लिए आपको जिंदगी की जद्दोजहद, जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स है उनसे आपको निजात दिला के कुछ समय के लिए आपको वो भुला दे सब कुछ। वो कर सकता है, वो करना मुझे पसंद है। और जहाँ तक बात है इंटरव्यूज की और जहाँ तक बात है इंटरेक्ट करने की, तो वो मुझे एग्जॉस्टिंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जैसे लोग इंटरव्यूज के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। मैं ऑन द गो जाता हूँ, ऑन द फ्लो जाता हूँ। तो मुझे वो इतना एग्जॉस्टिंग तो नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से कुछ कुछ लोगों को मुझे नाराज करना पड़ता है, नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। थैंक यू सर। यानी मुझे तो लकी फील करना चाहिए कि आप आए हमारे पॉडकास्ट पे। लकी वाली कोई बात नहीं है। वो मुझे तो जो बुलाता है वहां मैं पहुंच जाता हूँ। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं कर पाता हूँ मैं। तो मुझे बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसी सवाल को आगे हम भी बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने हम एक्टिंग की बात में अब आ ही गए हैं, तो आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि मतलब मंदिर माना जाता है एक्टर्स के लिए, सभी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, वहां से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है ड्रामेटिक्स में। तो वहाँ के सर कुछ, एक मैं आपसे कोई एक इंसिडेंट जानना चाहता हूँ जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि आप मतलब लगा लीजिए आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि यार ये तो मैं कम से कम नहीं भूल सकता कभी। यार, वैसे देखा जाए तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो 3 साल होते हैं वहाँ आप खाते उड़ते पीते सोते एक्टिंग ही है। मतलब आप आर्ट की ही बात करते हैं। वो 3 साल आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो कि जहाँ पे आपको आर्ट और एक्टिंग और क्राफ्ट के अलावा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। और आप एंजॉय भी खूब करते हो क्योंकि इट इज व्हाट यू वर ऑलवेज लुकिंग फॉर। और हम जैसे कुछ लकी लोगों को मौका मिल गया, हमको वहाँ सीखने का मौका मिला। तो वैसे तो तीनों साल बड़े हमारे जिंदगी में ऐसे बिल्कुल क्या कहते हैं इनग्रेन्ड है, मतलब बिल्कुल ऐसे अंकित हो चुके हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बहुत याद है जो बाहर होके नहीं हो पाती है। जैसे मैं वहाँ पे क्या करता था, मैं मंटो की कहानियाँ ले लेता था और अपने आप को स्टूडियो में बंद कर लेता था कई दिनों तक। वहीं पे बगल में बाथरूम्स वगैरह होते थे, उनको यूज़ करता था, नहाता-धोता वहीं था, मैं हॉस्टल्स जाता ही नहीं था। और वहाँ पे मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करता था, अपनी कहानियाँ प्रिपेयर करता था, परफॉर्मेंसेस रेडी करता था। फिर अपने बैचमेट्स हो गए, कुछ हमारे प्रोफेसर्स हो गए, उनको बुलाकर छोटे-मोटे शोज़ करता था। एक तो वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी, अपने जुझारूपन की, अपने अपने अपनी मेहनत की। दूसरा, मैंने एक वहाँ पे परफॉर्मेंस किया था जिसका ना कोई फ़ोटोग्राफ है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ भी नहीं है। एक नॉवेल होती थी, नॉवेल है अरुंधति रॉय की, जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसमें एक जो उसका लीड कैरेक्टर है एस्थापन याको, तो हमारे प्रोफेसर थे है मिस्टर अभिलाष पिल्लई। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने जो कैरेक्टर है एस्थापन, उसके नॉवेल खत्म होने के बाद की जिंदगी को इमेजिन करने के लिए हमको कहा था। तो मैंने उसको एक ऐसी ऐसी जगह पे प्लेस किया था जिसको पब्लिक टॉयलेट कहते हैं। और वो मैंने पूरा एक एनएसडी के बेसमेंट में एक जगह पे वो मैंने पूरा क्रिएट किया था, और मैं लगभग वहाँ पे 26-27 दिन रहा था उसी जगह पे। और मैंने वो परफॉर्म किया था, और उसमें मैंने कुछ गाना, कुछ अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज, अलग तरह का पूरा अपना पर्सोना चेंज कर दिया था मैंने। और वो परफॉर्मेंस मुझे मुझे लगता है मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। और वो जो एक्सपीरियंस है उसको करने का, ऐसा मौका आपको बाहर नहीं मिलता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जब आप फिल्म करते हो या वेब सीरीज करते हो, तो आपको स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन वैसे प्रोसेस में जाने का मौका कम ही मिलता है। तो मुझे वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। इंटरेस्टिंग। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब समझ आ रहा है कि एनएसडी एनएसडी क्यों है। बिल्कुल, बिल्कुल। एनएसडी वो जगह है, एनएसडी को अगर एक्टिंग का मक्का कह लो, या एक्टिंग का अयोध्या कह लो, या एक्टिंग का केदारनाथ कह लो, तो वो एनएसडी है। क्योंकि एनएसडी के एक्टर्स इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाते हैं क्योंकि 3 साल तक उनको वही सिखाया जाता है। 3 साल तक वो लोगों को पढ़ना, कैरेक्टर्स को समझना, कैरेक्टर्स को बनाना। कैरेक्टर सिर्फ आपके बाहरी चेंज से नहीं बन जाता है, ना कैरेक्टर आपके सिर्फ इंटरनल चेंज से नहीं बन जाता है। कैरेक्टर बनता है दोनों के मिलन से। तो आपको अपने सोचने का जो तरीका है वो कैरेक्टर जैसा बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कैरेक्टर के बारे में सब पता होना चाहिए, उसके जन्म से लेकर प्रेजेंट मोमेंट तक। तो वो सारे प्रिपरेशंस एनएसडी में बहुत अच्छे से करवाए जाते हैं। दूसरा, आपको इतने आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप इतनी बार फेल होते हो, तो वो फेलियर्स भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। कि कुछ चीजें, जैसे मुझे एक किस्सा याद है कि एक प्ले हो रहा था, उस प्ले में उसका ऑडिशन हो रहा था। एक बहुत जाने माने डायरेक्टर है थिएटर के, मोहन महर्षि, उनका प्ले था, सांप सीढ़ी नाम का प्ले था। तो उसके ऑडिशन चल रहे थे, और उस ऑडिशन में जब मुझे कुछ करने के लिए कहा गया, तो मैंने हमारे ही एक गुरुजी की, हमारे ही एक प्रोफेसर की मिमिक्री की। मुझे लगा वो कैरेक्टर के साथ जा रहा है, तो मैंने बिल्कुल जैसी उनकी आवाज़ है, जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे जैसे वो चलते बैठते उठते हैं, वो किया। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, मैं फेल हो गया। बाद में मुझे बताया गया कि मिमिक्री जो है वो अभिनय नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप उस एज में सीख जाते हो, तो वो आगे चल के आपको बहुत काम आती है। तो हाँ, वही एनएसडी का सबसे बड़ा फायदा है कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर पाते हो, बहुत ज़्यादा फेल होते हो। आप इंडियन क्लासिकल ड्रामा से लेकर वेस्टर्न क्लासिकल ड्रामा से लेकर रियलिज्म से लेकर स्टाइलाइजेशन से लेकर, आप सब कुछ एक एक बार तो आप टच करके आते हो। प्रैक्टिकल भी सीखते हो, थियोरी भी सीखते हो, आप सेट बनाने से लेकर मेकअप लगाने तक सब कुछ सीखते हो। तो वो एनएसडी आपको बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि मैदान में उतरने से पहले जखीरा देकर भेजती है। तो वो मिलता है एनएसडी से। लेकिन एक चीज जो मिसिंग होती है वो ये होती है कि द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग, आई मीन द टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग ऑन स्टेज इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा।
राइट। तो एनएसडी आपको स्टेज के लिए तो पूरी तरह तैयार कर देता है, आपको कैरेक्टर क्रिएशन के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है, लेकिन कैमरा की टेक्निक समझना बहुत जरूरी है। कैमरा के सामने जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो कैमरा जो है वो आपको नहीं देख रहा है, आपके अंदर देख रहा है। तो तब आपको बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी के साथ काम करना पड़ता है। और जितना लाउड, जितना आप परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, जितना बाहर फेंकते हो थिएटर में, उतना नहीं करना होता है। वो इट इज मोर अबाउट इंटरनल डायलॉग, इंटरनल जर्नी। वो थोड़ा सा मिसिंग होता है एनएसडी में, लेकिन मुझे लगता है वो बाहर आकर आप जब काम करते हो तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझते हो। मुझे समझने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन जब मैं लोगों को ट्रेन करने लगा एज अ कोच, तब मैंने उस बात को अच्छे से समझा, और वही शायद रिफ्लेक्ट करता है अब मेरा अभिनय में। राइट। स्कैम 1992 के सेट्स पे प्रतीक गांधी सर ने आपको मतलब अप्रोच किया था कि सर आप तो एक्टिंग कोच हो, कुछ मेरे को हेल्प कर दो कैरेक्टर में, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले मैं प्रतीक को एक दो फिल्मों में कोच कर चुका था। लेकिन जब आप फिल्मों के लिए जब किसी एक्टर को कोच करते हो तो वो एक्टिंग के बेसिक्स नहीं सिखाते हो आप तब उनके साथ कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करते हो। वो नुआंसेस आप पकड़ते हैं उनके साथ में। हाँ, कि उस कैरेक्टर में और क्या जो एक्टर सोच रहा है उससे ज्यादा नया क्या किया जा सकता है, तो वो करने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन स्कैम के दौरान प्रतीक को इतना बढ़िया ऑथर बैक्ड रोल मिला था, वो स्क्रिप्ट में ही सब कुछ था हम सबके लिए, सिर्फ प्रतीक के लिए नहीं, हम सभी के लिए। उस स्क्रिप्ट में इतना कुछ था कि हमको किसी कोच की जरूरत नहीं थी, और हमारे साथ सबसे बड़े कोच हंसल मेहता तो थे ही। राइट। अमेजिंग डायरेक्टर ही इज, as far as I have heard from his co-actors and co-workers. Right, सर, स्कैम 1992 के अंदर मैं जब YouTube पे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो ये मैं बहुत एक कॉमन कमेंट देखता हूँ कि जो आपने उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी प्रतीक सर के साथ में, वो कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा था कि आप लोग एक्टिंग कर रहे हो। मतलब एक होता है कि एक अच्छे एक्टिंग करते हैं तो वो नहीं पता लगता, बट यू वर सीमिंग टू बी रियल ब्रदर्स। तो क्या आपका वो प्ले में आया कि आप लोगों ने पहले आप एक साथ काम किया हुआ है इसलिए ऐसा था, या फिर हाउ डिड यू मैनेज टू ब्रिंग दैट ओरिजिनलिटी इन द ब्रदरहुड? यार प्रतीक की तरफ से प्रतीक और मैं ना 3 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे। हम 2 फिल्में एक साथ कर चुके थे। मैं उन फिल्मों में एक्टिंग कोच था और प्रतीक एक्टर था। तो हमारी दोस्ती, एक जान पहचान तो एक दूसरे के साथ थी। लेकिन स्कैम के दौरान मैंने जो चीज़ की थी, मैंने ना उससे पहले मैं प्रतीक को प्रतीक बुलाता था, लेकिन स्कैम जब शुरू हुआ तो जो मेरी इंटरनल डायलॉग, इंटरनल जर्नी जब शुरू हुई तो मैंने उसको भाई कहना शुरू कर दिया, और वो उसका रिफ्लेक्शन उसके अंदर भी आया, वो भी मुझे भाई भाई करने लगा। तो वो समहाउ, एक तो हम एक दूसरे को 2-3 सालों से जानते थे, दूसरा हम दोनों एक ही जगह को बिलोंग करते हैं, हम दोनों गुजराती है, हम सूरत से आते हैं दोनों, तो वो एक कंफर्ट जोन था। दूसरा, हम दोनों खाने के शौकीन, तो वो एक बात थी, उसके घर मेरा आना जाना था। तो कहीं ना कहीं वो सारी जो ऑफ स्क्रीन चीजें थी वो एक तो आ गई। दूसरा, ये भाई से एक दूसरे को एड्रेस करना, मैंने पहले ही मान लिया था कि ये मेरा भाई है। और मैंने ये भी मान लिया था कि ये भले ही उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन क्योंकि ही इज लीडिंग द बिजनेस, ही इज लीडिंग एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, सो मैं उसका फॉलोअर रहूंगा, मैं उसके छोटे भाई की तरह बिहेव करूंगा कि वो जो कहेगा वो मैं कर, जहां जरूरत होगी वहां मैं ऑफकोर्स उसको गाइड करूंगा। तो वो एक बात थी। दूसरा, हमने रीडिंग्स बहुत सारी साथ में की थी, और एक प्रतीक के साथ एक कंफर्ट लेवल है। प्रतीक ना इंसान बहुत अच्छा है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो आप हेजिटेट नहीं होते हो ऐसे एक्टर के साथ ना कुछ करने में। जैसे अभी मैंने एक एक्टर के साथ काम किया जिनका नाम है मानव विज, उनका भी मैं भाई बना हूँ एक सीरीज में। मानव विज को आप जानते होंगे, बहुत बड़े एक्टर है, तो उनका मैं भाई बना हूँ सीरीज में। और वो भी मुझे मानव का भी जो बिहेवियर है, मानव जिस तरह का इंसान है, तो ऐसे एक्टर के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, आप असल में उसको भाई मानने लगते हो। तो मानव को मैं भाई भाई ही कहता था, और वो भी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री आई होप कि निकल के आएगी। वो तो एडिट के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन एक किस्सा है जहाँ पे मैं एक फ़िल्म कर रहा था, उस फ़िल्म में मैं किसी एक्टर का भाई बना था, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ही वाज़ सो इनसिक्योर। तो तो आप वहाँ पे वो आपको ना एक हिंड्रेंस आता है, आपको एक हर्डल करता है वो केमिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। तो वो इंसान कैसा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप इस तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में आप इंटीमेट रिलेशनशिप पोर्ट्रे कर रहे होते हो तो। खास करके भाई हो गया, माँ बेटा हो गया, भाई बहन हो गए। तो ये ऐसे रिश्ते जब आप पोर्ट्रे करने जाते हो तो बहुत जरूरी है कि वो सामने वाला इंसान भी उतना ही रेसिप्रोकेट करे। राइट। सर जब आप मतलब मैंने ये चीज़ अपने में नोटिस करी थी, क्योंकि मैंने जैसा आपने बताया मिमिक्री एक एक्टिंग को हम मिमिक्री नहीं कह सकते, मिमिक्री को एक्टिंग नहीं कह सकते, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की थी लेटली इन 2021 जब मैंने थिएटर करना शुरू किया। तो अब मैं मतलब थिएटर में प्रॉपर कैरेक्टर्स करता हूँ, उनको जैसे आप बता रहे थे वैसे ही मैं करता हूँ। तो ये करते करते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कई बारी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप अपनी निजी ज़िंदगी में दुखी हैं और आपको स्टेज पे करना है कि या फिर आपको कैमरे के सामने करना है कि बहुत ही खुश हूं मैं, तो ये जो मूड का स्विच करना होता है या फिर वाइस वर्सा, तो क्या ये मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है आपके लिए? यार मेंटली एग्जॉस्टिंग तो नहीं होता है क्योंकि मेरे लिए जैसे मैं मेरे बॉडी में ना क्रॉनिकल पेन रहता है। मतलब मैं एक 2008 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तब से मेरी बॉडी में एक पेन रहता है, दर्द रहता है। मेरी पीठ में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है। लेकिन जैसे ही मैं सेट पे पहुंचता हूँ, जैसे ही मैं किसी कैरेक्टर को अप्रोच करने लगता हूँ, जैसे ही मैं अभिनय करने लगता हूँ, तो वो दर्द गायब हो जाता है। तो जब आपकी सारी चिंताएं, जब आपके सारे दर्द, जब आपके सारे कंफ्यूजन्स गायब हो जाते हैं कुछ करते हुए, तो उसमें आप एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हो। तो मुझे लगता है जितना मैं रियल लाइफ को जीना एंजॉय करता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ कैरेक्टर होना, एक्टिंग करना, उस क्रिएटिव एनर्जी में रहना, सेट पे रहना। तो मुझे कभी थकान नहीं होती है। मतलब मुझे बहुत सारे एक्टर्स ना या टेक्नीशियंस तो ऑफ कोर्स थकते ही है, लेकिन जब पैकअप होता है तो लोग को ऐसा लगता है कि वाह, मतलब अब छुट्टी हो गई। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि अरे यार थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते, थोड़ा और काम कर लेते। सम हाउ आई डोंट नो, मतलब मुझे लोग इस बात पे गालियां भी दे सकते हैं कि यार तू क्या मजदूर की तरह 24 घंटे काम ही करना चाहता है, पर ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे उस एनर्जी में वहां पे रहना, एक तो बहुत लंबे संघर्ष, बहुत लंबी जिंदगी गुजारने के बाद मौके आए हैं। शायद इसलिए भी हो सकता है, शायद इसलिए भी हो सकता है कि मैं उस काम को बहुत इंजॉय करता हूँ। और ये मैं दिल से बता रहा हूँ। मतलब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना, स्क्रिप्ट लिखना, उसको एक्सप्लोर करना, कैरेक्टर्स को समझना, फेल होना, फिर डायरेक्टर का ये कहना कि ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, वो सारी चीजें जो होती है ना, वो मुझे कंटिन्यूअसली एंगेज रखती है एक अलग वर्ल्ड में। तो मैं अपने वर्ल्ड को भूल जाता हूँ, मैं अपने शरीर को भूल जाता हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता है। और मुझे बिल्कुल भी जैसे आप बहुत बार ऐसा होता है, हर एक के जीवन में होता है ऐसा कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आप एंजाइटी से गुजर रहे हो, आप करियर को लेके आपको एंजाइटी होती है, आपके आसपास के माहौल की वजह से आपको डिप्रेशन होता है। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन मैं शूट कर रहा होता हूँ, जिस दिन मैं सेट पे होता हूँ, मैं इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता हूँ, मैं इंजॉय करने लगता हूँ। तो मुझे कभी भी एग्जॉस्टिंग नहीं लगता है वो स्विच ओवर करना। हम्म। आपको अब आप अभी भी एम्बिशियस हो? आई मीन कि जैसे बचपन में आपने जब सपना देखा था एक्टर बनने का, तो क्या वो जो आपने उस वक्त सोचा था, क्या अभी भी आपके अंदर कुछ और भी सपने हैं, कुछ और भी अचीव करना रहता है कि, या फिर आपके पास एक सैचुरेशन आ चुका है कि हाँ अब मैं पा चुका हूँ वो सब जो मुझे पाना था, या फिर अभी भी आप एक फाइट मार रहे हो? नहीं नहीं, अभी बहुत फाइट मार रहा हूँ भाई। मैं इतना जल्दी सैचुरेट होने वाला बंदा हूँ नहीं। एक तो मुझे जो मिला है वो कुछ भी नहीं है। मतलब कितने बड़े बड़े कलाकार हुए, आप चार्ली चैपलिन को देख लो, अमिताभ बच्चन को देख लो, आप दिलीप साहब को देख लो, शाहरुख खान को देख लो। मतलब आप कुछ भी नहीं हो यार। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैं आई एम नॉट इवन यू नो, एक उनके नाखून के बराबर भी मैंने काम नहीं किया है। तो मेरे अंदर अभी बहुत भूख बची हुई है। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जिनको मैं बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं एक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ और करता रहूँ, मरते दम तक करता रहूँ। ये मेरी मैं कभी सेचुरेट होने वाला नहीं हूँ। हाँ ये है
कि जो मैं कर लेता हूं मैं उसको भूल जाता हूं। जैसे मैंने कोई कैरेक्टर कर लिया तो मुझे लगता है अब वो हो गया, और उसके बाद उससे मुझे क्या मिलेगा, वो कितने लोगों तक पहुंचेगा, वो हिट होगा, फ्लॉप होगा, लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, वो सब याद नहीं रहता है। मुझे मजा आता है उस चीज को करने में, उस प्रोसेस में। उस प्रोसेस के बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा वो तो भगवान ही देखते हैं, और भगवान की दया से अब तक तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं कभी नहीं थकने वाला यार, मैं कभी सैचुरेट नहीं होने वाला हूँ। मैंने जो सपना देखा था, हालांकि मैं एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, माता पिता मेरे टीचर थे, दादाजी किसान थे, तो वहां से बहुत पहले शुरुआत में एक समय ऐसा आ गया था कि नहीं हो पाएगा यार, हम नहीं बन पाएंगे। मतलब भले ही टैलेंट है, जब आपको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है, जब तक आपको इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तब तक आपको लगता है कि आप नहीं पहुंचे हो वहां पे। लेकिन अब इतना सुकून जरूर है कि मैं जो बनने के लिए निकला था घर से, जिसके लिए मैंने, क्या होता है हमारी सोशल लाइफ नहीं होती है, हमारे रिलेटिव्स हमेशा हमसे परेशान रहते हैं कि ये घर पे आता नहीं है, शादियों में नहीं आता है। हमारी लाइफ इतनी इतनी फुल ऑफ स्ट्रगल होती है, हम अपने माता पिता को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने घर को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो सारे ना बलिदान हैं। उन बलिदानों के बाद भी अगर आपका कुछ ना हो तो बड़ा, मतलब मैं ऐसे बहुत, मेरे सारे दोस्त हैं जिनके लिए मैं दुआ करता हूं कि भगवान उनको भी उतना मिले जो वो चाहते हैं, उनके सारे सपने पूरे हो। क्योंकि जैसे स्कैम जैसे शो का हिस्सा बनना, या रुद्र जैसे शो का हिस्सा बनना, या अभी जो मैंने 3-4 सीरीज की है, या आजाद नाम की एक गुजराती सीरीज में मैंने लीड प्ले किया है, वो सारी चीजें अब हमेशा के लिए है। वो अब वो रिकॉर्ड में चली गई। तो अब मेरे बच्चे या आने वाली पुश्तें ये कह पाएगी, मैं कहां तक पहुंचूंगा वो तो भगवान जाने, लेकिन इतना तो है कि इतना कर लिया, जिसको लेकर निकले थे, जिस सपने के साथ, वो सपने की शुरुआत को तो हमने टच कर लिया है। तो उस बात का बहुत सुकून है, उस बात का बहुत शुक्रिया है ऊपर वाले को कि इतना मौका दिया, और मौके दे, और अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन काम करेंगे। आखिरी सवाल एक लाइटर नोट पे, क्या आप जैसे आपने बताया आपके दादाजी जो थे वो किसान थे, तो क्या, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था आपके बारे में रिसर्च करते हुए कि आपको भी फार्मिंग करना काफी पसंद है? बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप करते हैं, वापस जाते हैं गाँव वगैरह में और मैं बिल्कुल, मेरा एक फार्म है जहाँ पे मैं जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पौधे लगाए हैं, मतलब बड़े पेड़ हो गए। अब तो जो पेड़ मैंने नारियल के 10 साल पहले लगाए थे, उनके नारियल भी खाते हैं, चीकू भी खाते हैं, आम भी खाते हैं, और खेत खुला है तो बाकी के लोग भी खाते हैं चुरा चुरा के। तो लेकिन मुझे फार्मिंग का बहुत शौक है, और थोड़ा मेरे करियर में मैं एस्टेब्लिश हो जाऊं, और थोड़ा सा मैं, क्या कहते हैं कि कंफर्टेबल हो जाऊं, तो मेरा शहर यहाँ से मुंबई से ज्यादा दूर है नहीं, मेरा गांव, मेरा खेत जहाँ पर है, तो मैं वहीं चला जाऊंगा, खेती करूंगा और वहीं से काम करूंगा। वाह, आपने कई साल पहले एक अपने टैलेंट के रूप में एक और पौधा बोया था जिसके फल अब हम सब लोग खा रहे हैं एज एन ऑडियंस और बहुत मीठे फल हैं सर, भगवान की कृपा से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, मेरे को, मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरा अभी तक का बेस्ट पॉडकास्ट रहा है ये। मतलब बहुत ज़्यादा एक फील गुड फैक्टर जो होता है ना, वो इस पॉडकास्ट से आया। मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके? यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ना मुझे लगता है कि जैसे अभी देश का जैसे माहौल है ना, वो बहुत ही ऐसा रुलाने वाला है। मतलब आपको डर लगता है कभी कभी ना देख के, जैसी चीजें आप ट्विटर पे देखते हो, जैसी एंजाइटी, जैसा डिप्रेशन, जैसे बहुत, मतलब मैं भी कभी कभी उस चीज का शिकार हो जाता हूँ कि लोग ना बहुत ज्यादा अचीवमेंट के उसमें फंस रहे हैं। मतलब कि हर एक को पैसे वाला, हर एक को सक्सेसफुल, हर एक को सेलिब्रिटी, हर एक को वैसा बनना है। साथ ही साथ जैसा सिनारियो है देश और दुनिया का, जैसे यूक्रेन में वॉर चल रहा है, सीरिया में भूकंप आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बुरी घटनाएं चलती रहती है, हमारे देश में भी चलती रहती है। हम भले ही कितना भी ढिंडोरा पीटे कि हम बहुत खुश है, ये है वो है, ऐसा है नहीं। राइट। तो ऐसे समय में अगर आपको कहीं दो बातें अच्छी कहने का मौका मिल जाए,
कहीं हमारा पॉडकास्ट पता नहीं कितने लोग देखेंगे, कितने लोग सुनेंगे, पता नहीं। अगर 2 लोगों के दिलों को भी सुकून पहुंचे कि हाँ यार ये बात सही है, ये बंदा सही बोल रहा है और ये अच्छी बातें कर रहा है और ऐसा अच्छा मेरे साथ भी हो, तो हमारा पर्पस अचीव हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे हमेशा अच्छा लगता है यार, अच्छी बातें क्यों ना की जाए। बिल्कुल सर, एंड यू वेरी राइटली सेड दिस कि मतलब हम भी अपने पॉडकास्ट के थ्रू यही ट्राई करते हैं कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं ना, तो अमूमन तौर पे जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं हम उनसे कुछ हटके पूछें कि गेस्ट को भी लगे यार आज तो कुछ अलग बोला है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टिल हियर। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट सुन के। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और हेमंत खेर सर की कई सारी सीरीज आ चुकी हैं, कई सारी वेब सीरीज आ चुकी हैं और आप जाके देखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। I will meet you in the next episode with another guest. Thank you.